हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी मूड में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आज का क्लास क्या है। आज के क्लास में आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। और क्या है बात यह, तो आपके रिवीजन के लिए यानी कि आपका बिहार पुलिस और बिहार एसएससी जो आपका इंटर स्तरीय है या ये बुक जो है आपका यहाँ पर देख सकते हैं। बिहार एसएससी यानी कि बिहार एसएससी और बिहार पुलिस दोनों के लिए आपका रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा बुक है। इसमें सामान्य अध्ययन का इसमें सारा प्रश्न आपका दिया गया है। यानी कि एक चैप्टर में आपका वन लाइनर प्रश्न दिया गया है और उसके पीछे आपका फिर मॉक टेस्ट के लिए आपका दिया गया है। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है, तो उसको एक बार पढ़ के और उसके बाद उसका मॉक टेस्ट लगाने में बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका। तो हम लोग सबसे पहले यानी कि रफली उसको एक बार पहले पढ़ लेंगे अच्छे से, और जहाँ तक याद अगर ना हो तो उसको याद भी कर लेंगे, आपको याद भी करा दिया जाएगा और उसके बाद उसका मॉक टेस्ट लगाया जाएगा। यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न का मॉक टेस्ट लगाया जाएगा, जो कि आपका हर एक टेस्ट पेपर में आपका 40+ प्रश्न उसमें है। तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग क्लास अपसेंट नहीं कीजिएगा, क्लास दोनों देखिएगा। ये जो वन लाइनर पढ़ेंगे उसका भी वीडियो देख लीजिएगा और आपका मॉक टेस्ट जो होगा टेस्ट पेपर उसको भी देख लीजिएगा, मॉक टेस्ट भी लगा लीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है आपका टेलीग्राम के यानी कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक होगा टेलीग्राम का, उस पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और खुद से भी लगा सकते हैं और वीडियो भी देख लीजिएगा और अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। और डेली आपका ये क्लास रहेगा, एक बार वन लाइनर चलेगा और उसके बाद आपका मॉक टेस्ट चलेगा टेस्ट पेपर वाला। तो दोनों कर लीजिएगा और कम समय में रिवीजन आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास में देख सकते हैं यही वाला बुक है आपका, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय सामान्य अध्ययन है, सामान्य अध्ययन का बुक है आपका। सामान्य अध्ययन यानी कि पेज वाइज टेस्ट पेपर के साथ है, पेज वाइज टेस्ट पेपर के साथ है। तो ये हम लोग करेंगे। इसमें क्या क्या है और सब देख लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर आपका भारत के पड़ोसी देश, भारत एवं विश्व का इतिहास, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था दोनों है, सामान्य विज्ञान, पंचायती राज व्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि एवं पशुपालन, और भी है आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ये सभी आपका इसमें मिक्स है। यानी कि आपका यहाँ पर दिया गया है 6500 प्लस आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ है। तो ये 6500 आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। और वन लाइनर का जो रिवीजन होगा उसमें रिवीजन ही नहीं, आपको याद भी हो जाएगा अच्छे से, वो भी देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आप आज का क्लास। और क्लास आपका डेली होगा और आप लोग मिस नहीं कीजिएगा एक भी क्लास। यह 3 चैप्टर से आपका प्रश्न रहेगा, विमुद्रीकरण, कला एवं संस्कृति और भारत में मुद्रा प्रणाली। चलिए शुरू करते हैं। ये वन लाइनर है, ये वन लाइन कर लेंगे, उसके बाद आपका टेस्ट पेपर भी लगा लेंगे। एक वीडियो में आपका छोटा वीडियो बनेगा, एक वीडियो में आपका रहेगा ये वन लाइनर का डिस्कशन रहेगा और उसके बाद आपका दूसरे वीडियो में छोटा वीडियो रहेगा। दूसरे वीडियो में आपका टेस्ट पेपर का जो है वो सभी आपका प्रश्न को करेंगे। चलिए देख लेते हैं पहले ये वन लाइनर, इसके बारे में वन लाइनर पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको 2-3 बार रिपीट करके आपको याद भी कराया जाएगा। तो आप लोग क्लास पहले देखिएगा, उसके बाद समझ में आएगा कि इससे फ़ायदा है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है? तो रुपया है। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई रुपया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपका आरबीआई के मौद्रिक नीति का नाम नीतिगत दस्तावेज है। आरबीआई के मौद्रिक नीति का नाम क्या है? तो नीतिगत दस्तावेज है, नीतिगत दस्तावेज। और यहाँ क्या है, भारत की मौद्रिक व्यवस्था कैसी है, इसकी इकाई क्या है? तो रुपया है। और आरबीआई के मौद्रिक नीति का नाम क्या है? तो नीतिगत दस्तावेज है। अगले पॉइंट पर चलेंगे। अगला पॉइंट है आपका रुपया नाम का सिक्का पहली बार शेरशाह सूरी ने लगभग 1542 ईस्वी में जारी किया था। यानी कि रुपया नाम का सिक्का जो जारी किया गया था सबसे पहले, वह शेरशाह सूरी के द्वारा जारी किया गया था, शेरशाह सूरी के द्वारा जारी किया गया था और लगभग 1542 ईस्वी में जारी किया गया था, 1542 ईस्वी में। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है भारत में सर्वप्रथम
पत्र मुद्रा का प्रचलन 1806 में हुआ। यानी कि भारत में सबसे पहले पत्र मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? 1806 में। तथा कागजी मुद्रा, जिसे हम करेंसी कहते हैं, कागजी मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले 1862 में हुआ। तो यहाँ पर दो प्रश्न है आपका, पत्र मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले भारत में कब हुआ? तो 1806 हो जाएगा। और कागजी मुद्रा का सबसे पहले प्रचलन कब हुआ, यानी करेंसी का? तो 1862 में हो गया। दोनों ध्यान में रखना है, सबसे पहले आपका पत्र मुद्रा का प्रचलन हुआ था, उसके बाद आपका कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ हुई। यानी कि भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की प्रारंभ कब हुई? 1 अप्रैल 1957 से हुई। अगला पॉइंट देखेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, इसको बस एक बार देख लेना है अच्छे से, ताकि आपका इससे जो प्रश्न बनने वाला है टेस्ट पेपर में वो सब एक भी आपसे मिस न हो। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट आपका मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ है। मुद्रा का अवमूल्यन अभी तक कितना बार हुआ है? 3 बार हुआ है। कब कब हुआ है? तो 1949, 1966 और 1991 में 3 बार हुआ है। एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे, मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार कब कब हुआ? तो 1949, 1966 और 1991। 1949, 1966, 1991। आप लोग भी अगर क्लास जब देखते रहिएगा तो यानी कि सुन के उसके बाद रिपीट भी कीजिएगा खुद से, ताकि अच्छे से याद हो जाए। 3 बार अवमूल्यन हुआ है मुद्रा का, 3 बार। और कब कब हुआ है? तो 1949, 1966 और 1991 में हुआ है। चलिए अगला पॉइंट है आपका, भारत में सिक्कों की टकसाल कहाँ कहाँ पर है? मुंबई में है, हैदराबाद में है, कोलकाता में है और नोएडा में है। सिक्कों का टकसाल कहाँ कहाँ पर है? मुंबई, हैदराबाद, नोएडा, कोलकाता में। मुंबई में 1830 में टकसाल को स्थापित किया गया था, और हैदराबाद में 1903 को, कोलकाता में 1950 को और नोएडा में 1989 में स्थापित किया गया था। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, क्या है? 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया और 500 रुपये मूल्य के नोट करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र छापती है। यानी कि करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर है आपका? नासिक महाराष्ट्र में है। नासिक महाराष्ट्र में यहाँ पर कौन कौन सा पैसा छापा जाता है? तो आपका 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये। ध्यान रखिएगा, 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये और 500 रुपये के नोट यहाँ पर नासिक महाराष्ट्र में छपता है। अगला पॉइंट है आपका देवास। देवास कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। देवास कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है स्थित बैंक नोट प्रेस यानी कि यहाँ पर भी आपका नोट छपता है। और कितने कितने मूल्य का? तो आपका 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका 20 रुपये का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 50, 100 और 500 का नासिक में भी छपता है। और यहाँ पर 20 रुपया जो है ये ध्यान दीजिएगा, 20 रुपये आपका कहाँ पर छपता है? तो देवास मध्य प्रदेश में मूल वर्ग के नोट छपते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा आपको। देवास जो है कभी कभी पूछा जाता है, देवास कहाँ, किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला पॉइंट है, प्रश्न नहीं है, पॉइंट है। बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में होता है। यानी कि बैंक और करेंसी नोट में जो कागज़ का उपयोग किया जाता है, और नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर, करेंसी नोट और बैंक में जो पेपर, बैंक के पेपर में जो यूज़ किया जाने वाला पेपर है वह कहाँ पर उसका मिल है? सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, ये भी ध्यान रखिएगा। आपका देवास जो है वो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, और होशंगाबाद भी आपका मध्य प्रदेश में है। अगला पॉइंट है आपका अगला पॉइंट है 1 रुपये के नोट और उससे कम राशि के करेंसी सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा, जबकि 1 रुपये से अधिक राशि के नोट और सिक्के आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। यानी कि 1 रुपये के नोट या फिर सिक्का, 1 रुपये के नोट या फिर सिक्का 1 रुपये के नोट और उससे कम राशि के करेंसी सिक्के ये जो है आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। जबकि 1 रुपये से अधिक राशि के नोट और सिक्के आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। अगला पॉइंट है आपका 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव और 1 रुपये से अधिक के सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर
होता है। यानी कि 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर रहता है और 1 रुपये से अधिक सभी नोटों पर किसका हस्ताक्षर रहता है? तो रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर रहता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर रहता है। अगला पॉइंट है आपका नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली को अक्टूबर 1956 में अपनाया गया था। नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली को कब अपनाया गया था? तो अक्टूबर 1956 में अपनाया गया था। नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली को 1956 में अपनाया गया था। अगला पॉइंट है ग्रेशम का नियम मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा प्रचलन से। अगला पॉइंट प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड कहलाता है। प्लास्टिक मनी क्या कहलाता है? क्रेडिट कार्ड। प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड कहलाता है और ग्रेशम का नियम मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। अगला पॉइंट देखेंगे मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। यानी कि मुद्रास्फीति जब होता है तो उसमें क्या होता है? मुद्रा का वैल्यू जो है वह घट जाता है। यानी कि मुद्रा की कीमत जो है, वैल्यू जो है वह घट जाता है और वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है आपका भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक द्वारा की जाती है, जिसका वर्तमान आधार वर्ष 11 यानी कि 2011 और 12 है। भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI द्वारा की जाती है, जिसका वर्तमान आधार वर्ष क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2011 और 12 हो जाएगा। यह पूछा जाता है आपका आधार वर्ष क्या है सूचकांक का, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो 2011 और 12। अगला पॉइंट है आपका मुद्रास्फीति में ऋणी यानी कि लेनदार को लाभ होता है। मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रा का मूल्य जो है वह घट जाता है और महंगाई क्या होता है? वस्तु का कीमत बढ़ जाता है। और इसमें ऋणी यानी कि लेनदार को लाभ होता है और देनदार को क्या होता है? हानि होता है। ध्यान रखिएगा, देनदार को हानि होता है और लेनदार को लाभ होता है। अगला पॉइंट है आपका 11 देशों ने सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 को यूरो को वैधानिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। यानी कि यूरो मुद्रा जो है 11 देशों ने 1 जनवरी 1999 को वैधानिक रूप से मुद्रा अपनाया था, यूरो के रूप में अपनाया था। 11 देशों ने 1 जनवरी 1999 को यूरो को वैधानिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। और इसी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान में यूरो 20 देशों की मुद्रा है। 11 देशों ने 1 जनवरी 1999 को अपनाया था और वर्तमान में कितना देश में है? अभी तक 20 देशों में यूरो मुद्रा प्रचलित है। यानी कि यूरो मुद्रा का वैधानिक रूप से चलता है। जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है उसी तरह वहाँ पर यूरो चलता है। अगला पॉइंट है भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कच्चा तेल के आयात पर व्यय करता है। यानी कि भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा जो होता है, विदेश से जो मुद्रा मिलता है वह खर्च किस पर करता है? व्यय किस पर करता है? तो कच्चा तेल पर खर्च करता है। अगला पॉइंट है आपका भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात से प्राप्त करता है। यानी कि भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त कैसे करता है? तो पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात से प्राप्त करता है। अगला पॉइंट है सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष चीन के पास है। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष किसके पास है? चीन के पास है। अगला पॉइंट आपका सबसे अधिक महंगी मुद्रा कौन सी है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा पाउंड स्टर्लिंग हो जाएगा। सबसे अधिक महंगी आपका मुद्रा कौन सा है? पाउंड स्टर्लिंग हो जाएगा। अगला पॉइंट है आपका भारत ने वर्ष 1997 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की सदस्यता प्राप्त की। यानी कि IMF की सदस्यता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता अपनाया था भारत ने कब? तो वर्ष 1947 में अपनाया था। अगला पॉइंट है आपका 15 जुलाई 2010 को भारतीय मुद्रा को नया चिन्ह यानी कि रुपया का जो चिन्ह है, ये जो आपका रुपया का चिन्ह यह 15 जुलाई 2010 को भारतीय मुद्रा को नया चिन्ह रुपया डिजाइन किसने किया था? तो आपका
डी उदय कुमार किया था। डी उदय कुमार ने इसका डिज़ाइन किया था। और यह कहाँ से थे? तो आईआईटी मुंबई से थे, आईआईटी मुंबई से। अगला पॉइंट देखेंगे आपका, भारत में मुद्रा प्रणाली से आपका ये इतना ही था। और अब देखेंगे कला एवं संस्कृति से, कला एवं संस्कृति से देखेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, कला एवं संस्कृति। चलिए पहला पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट है भारतनाट्यम। भरतनाट्यम दक्षिण भारत तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य शैली है, जिसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा। यानी कि भरतनाट्यम जो है आपका शास्त्रीय नृत्य शैली है। और यह दक्षिण भारत में कहाँ? तमिलनाडु में, तमिलनाडु का आपका शास्त्रीय नृत्य है। और यह किसके द्वारा किया जाता है? तो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। चलिए ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है आपका, भारत की शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली। यानी कि भारत की जो शास्त्रीय संगीत है उसमें दक्षिण भारतीय शैली क्या कहलाता है? तो आपका कर्नाटक संगीत कहलाता है, कर्नाटक संगीत कहलाता है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है आपका, कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का जनक जो है आपका पुरंदरदास को कहा जाता है, पुरंदरदास को। अगला पॉइंट आपका, त्यागराज, मुत्तुस्वामी तथा श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न कहलाते हैं। यानी कि कर्नाटक संगीत का त्रिरत्न किसे कहते हैं? तो आपका त्यागराज हो जाएगा, मुत्तुस्वामी हो जाएगा और श्याम शास्त्री हो जाएगा। त्यागराज, मुत्तुस्वामी और श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत का क्या थे? त्रिरत्न थे, कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न थे। अगला पॉइंट आपका, भारतनाट्यम के प्रमुख घराना। यानी कि भरतनाट्यम के प्रमुख घराना जो है वह कहाँ कहाँ था? तो आपका एक हो गया मैसूर में, हो गया उसके बाद तंजौर में, कांचीपुरम में और पांडनलूर में। यानी कि मैसूर, तंजौर, कांचीपुरम और पांडनलूर में आपका भरतनाट्यम के प्रमुख घराना है। प्रमुख घराना यानी कि कभी कभी ये घराना भी पूछा जाता है कि किसी भी शास्त्रीय नृत्य का घराना पूछा जाता है। तो घराना ध्यान में रखिएगा आपका भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका तमिलनाडु का है। और इसका प्रमुख घराना कौन सा है? तो आपका मैसूर है, तंजौर है, कांचीपुरम है और पांडनलूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के कलाकार हैं। यानी कि आपका लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति ये सब भरतनाट्यम के कलाकार हैं। तो कलाकार को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं आपका, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति ये सब क्या है? प्रमुख कलाकार है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का कलाकार है। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है आपका कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका उत्तर भारत का। कथक जो है आपका उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। अब उत्तर भारत का जो शास्त्रीय नृत्य कथक है, इसका देख लेंगे कि इसका कलाकार कौन कौन सब है, इसमें देख लेंगे। कलाकार इसमें कौन है? इसमें आपका कलाकार है पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी। ये सब क्या है? कथक के प्रमुख कलाकार है। कथक शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन कौन है? तो पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज और सितारा देवी। ये सब क्या है? ये सब कलाकार है, प्रमुख कलाकार है कथक शास्त्रीय नृत्य का। और कथक शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो उत्तर भारत का है। अगला प्रश्न यानी कि अगला पॉइंट है आपका, अब है आपका कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। और यह कहाँ का है? तो आपका आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश से संबंधित है आपका कुचिपुड़ी। अगला पॉइंट है आपका वलतोल नारायण मेनन। यानी कि यह एक ही व्यक्ति का नाम है, वलतोल नारायण मेनन, आनंद शिवरामन, कृष्ण कुट्टी। ये तीन व्यक्ति जो है ये कथकली के प्रमुख कलाकार हैं। कथकली के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? तो वलतोल नारायण मेनन और आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी ये कथकली के कलाकार हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट आपका ओडिसी
उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी जो है आपका उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य का जो कलाकार है, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य में जो कलाकार है वो कौन कौन है, तो आपका सोनल मानसिंह, केलूचरण महापात्र, डोना गांगुली, ये 3 व्यक्ति जो है यानी कि प्रमुख है। ये और भी व्यक्ति है कलाकार है, लेकिन ये प्रमुख है। सोनल मानसिंह, केलूचरण महापात्र, डोना गांगुली, ये सब क्या है, प्रमुख है ओडिसी नृत्य का। ओडिसी नृत्य का कलाकार है कौन, सोनल मानसिंह, केलूचरण महापात्र और डोना गांगुली। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस होते हैं। यानी कि आपको पूछा जाएगा प्रश्न कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का कितना रस होता है, तो आपका 9 रस होता है भारतीय शास्त्रीय नृत्य में। अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यानी कि मोहिनी अट्टम जो आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला पॉइंट देखेंगे, यक्षगान कहाँ का है, तो कर्नाटक का। यक्षगान कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला पॉइंट देखेंगे, मयूरभंज का छाँव। मयूरभंज का छाँव किससे संबंधित नृत्य है, मयूरभंज का छाँव किससे संबंधित है, तो आपका युद्ध संबंधी नृत्य है। मयूरभंज का छाँव जो है आपका युद्ध संबंधी नृत्य है। युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है, मयूरभंज का छाँव। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है। यानी कि यक्षगान जो होता है इसमें आपका नृत्य और गान का संगम होता है। नृत्य और गान का संगम होता है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है आपका यात्रा। यात्रा किससे संबंधित है, तो यात्रा जो आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य आपका यात्रा। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है यात्रा। अगला है आपका सबसे पुराना प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा वीणा हो जाएगा। सबसे प्राचीनतम पुराना जो आपका वाद्य यंत्र वीणा है। अगला पॉइंट है आपका राग भैरवी। राग भैरवी कब गाया जाता है, तो आपका प्रातः काल गाया जाने वाला गान है राग भैरवी। राग भैरवी आपका प्रातः काल गाया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है आपका राग, यानी कि मियाँ की मल्हार। मियाँ की मल्हार यह राग है। मियाँ की मल्हार क्या है, राग है। और यह किसकी रचना है, तो तानसेन की रचना है। तानसेन की रचना क्या है आपका, तो मियाँ की मल्हार। मियाँ की मल्हार। अगला पॉइंट है आपका हरिप्रसाद चौरसिया एक क्या थे, तो बांसुरी वादक। हरिप्रसाद चौरसिया क्या थे, बांसुरी वादक थे। अगला आपका बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां क्या थे, तो ये शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे। ध्यान रखिएगा, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक। और नीचे आपका क्या है, नीचे आपका अमजद अली खान। तो अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो आपका सरोद वादक से है। अमजद अली खान सरोद वादक है। अमजद अली खान सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। फिर अगला है आपका शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है, तो संतूर से। आपका शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। संतूर से। अगला है आपका सितार है। सितार का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका हो जाएगा आंसर अमीर खुसरो हो जाएगा। सितार का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। सितार का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। अगला पॉइंट है आपका भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी गायन से संबंधित है। किससे संबंधित है आपका, पूछा जाएगा आपका प्रश्न कि पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपका जैसे ऑप्शन में रहेगा खेल से रहेगा, अभिनेता से यानी कि संगीत से रहेगा, गायन से रहेगा, और भी आपका ऑप्शन कुछ रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, गायन हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है आपका मुक्तेश्वर मंदिर जो आपका उड़ीसा में है। और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, ये भी उड़ीसा में है। खजुराहो के मंदिर कहाँ है, खजुराहो के मंदिर तो आपका मध्य प्रदेश में है। और ये जो मंदिर है ये कौन सी शैली का उदाहरण है, तो आपका आंसर होगा नागर शैली का उदाहरण है। तो नागर शैली का उदाहरण कौन कौन सा मंदिर है आपका, तो मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा, और खजुराहो मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश। ये तीनों मंदिर जो आपका नागर शैली का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, नागर शैली का। अगला पॉइंट है आपका नागर शैली का विकास किस काल में हुआ था, तो आपका गुप्त काल हो जाएगा।
नागर शैली का विकास कब हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। और गंधार शैली का कुषाण काल में। गंधार शैली का कुषाण काल में और नागर शैली का गुप्त काल में। यानी कि 3 आपका शैली है, आपका नागर शैली है, गंधार शैली है और द्रविड़ शैली है। तो आपका नागर शैली का हो जाएगा कहाँ? गुप्त काल में हुआ था इसका विकास। और गंधार शैली का विकास कब हुआ था? तो आपका कुषाण काल में हुआ था। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है आपका कांची का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर और तमिलनाडु का मीनाक्षी एवं तिरुपति मंदिर। यानी कि तमिलनाडु का मीनाक्षी मंदिर और तिरुपति मंदिर, ये भी ध्यान में रखिएगा कि कौन सा मंदिर किस राज्य में है। तो आपका तमिलनाडु का जो मीनाक्षी मंदिर है और तिरुपति मंदिर है वह तमिलनाडु में है, और कांची का कैलाश मंदिर यानी कि कांची में है, और तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर यानी कि बृहदेश्वर मंदिर जो आपका तंजौर में है। ये सब उदाहरण है कौन सी शैली का? तो द्रविड़ शैली का। द्रविड़ शैली का यानी कि नागर शैली का विकास किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। और नागर शैली और कौन कौन सा शैली देखे हैं? नागर शैली देखे हैं, इससे पहले देखे हैं नागर शैली आपका देखे हैं। और उसके बाद कहाँ हुआ था नागर शैली का? गुप्त काल में। और गंधार शैली का हुआ था आपका कुषाण काल में। ये दोनों ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि काल भी पूछा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है आपका, ये हो गया आपका द्रविड़ शैली। अगला है आपका नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप। अगला पॉइंट है आपका नागर शैली और द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? तो वेसर शैली कहते हैं। यानी कि नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप क्या कहलाता है? तो आपका वेसर शैली कहलाता है। वेसर शैली कहलाता है। अगला पॉइंट है आपका होयसलेश्वर हेलीबीड, यानी कि होयसलेश्वर जो आपका हेलीबीड में है, और वैष्णव मंदिर जो आपका वृंदावन में है। ये कौन से शैली के उदाहरण है? तो आपका वेसर शैली हो जाएगा। वेसर शैली के उदाहरण है आपका होयसलेश्वर मंदिर और वैष्णव मंदिर। होयसलेश्वर मंदिर हेलीबीड और वैष्णव मंदिर वृंदावन, ये सब उदाहरण है आपका वेसर शैली का। अगला पॉइंट आपका मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा। बिहार राज्य से संबंधित है आपका मधुबनी चित्रकला। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है आपका बनी ठनी जो संबंधित है वह किस शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ शैली से। बनी ठनी आपका किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। सरोद में कितना तार होता है? तो आपका सरोद में तार कितना होता है? तो 19 तार होता है। सरोद में 19 तार होता है। चलिए ये हो गया आपका कला और संस्कृति से आपका हो गया। अब देख लेते हैं विमुद्रीकरण से देख लेते हैं। उसके बाद आपका टेस्ट पेपर जो है आपका, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा और उसको आप रिवीजन कर लीजिएगा। इसी से आपका रहेगा, आप याद हो जाएगा तो आप आंसर भी अच्छे से कर पाइएगा। तो चलिए देख लेते हैं आपका विमुद्रीकरण से। चलिए विमुद्रीकरण का पहला पॉइंट है आपका कि जब सरकार पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है, जब सरकार पुरानी मुद्रा को कानूनी रूप में बंद कर देती है और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है, तो इसे क्या कहते हैं? यही आपका विमुद्रीकरण कहलाता है। यानी कि सरकार पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है, तो इसे क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण कहते हैं। विमुद्रीकरण। अगला पॉइंट है आपका विमुद्रीकरण करने का मुख्य कारण क्या होता है विमुद्रीकरण करने का? तो काला धन हो गया आपका, भ्रष्टाचार हो गया, नकली नोट और आतंकी गतिविधि पर अंकुश लगाना इसका मुख्य इसका कारण होता है। यानी कि मुख्य कारण होता है आपका काला धन। जैसे आपका प्रश्न पूछा जाएगा कि विमुद्रीकरण करने का मुख्य कारण क्या है, तो आपका काला धन हो, भ्रष्टाचार हो, नकली नोट, आतंकी गतिविधि पर अंकुश लगाना, ये सब जो हो कोई भी ऑप्शन में हो आपका, तो वो आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है आपका भारत में अभी तक कितने बार विमुद्रीकरण हो चुका है? कितने बार विमुद्रीकरण हो चुका है? तो आपका हो जाएगा 3 बार। यानी कि भारत में अभी तक 3 बार विमुद्रीकरण हो चुका है। कब कब हुआ है? तो आपका 1946, 1978 और 2016। 1946, 1978 और 2016। 1946, 1978, 2016 तथा स्वतंत्र रूप से भारत में 2 बार, 1978 और 2016। यानी कि आपका 3 बार विमुद्रीकरण हुआ है और तीनों बार में आपका घुमा के पूछा जाएगा। यानी कि पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता के बाद कितना बार विमुद्रीकरण हुआ है या उससे पहले कितना बार हुआ है। तो आपका टोटल आपका 3 बार हुआ है, जिसमें आपका 1946 जो है स्वतंत्रता से पहले, यानी कि स्वतंत्रता से पहले अगर पूछा जाएगा तो 1 बार, और स्वतंत्रता के बाद कितना बार? तो आपका 2 बार हो जाएगा। 2 बार हो जाएगा। स्वतंत्रता से पहले आपका 1946 में हुआ था 1 बार मात्र, और स्वतंत्रता के बाद आपका 1978 में और 2016 में हुआ 2 बार। ध्यान रखिएगा दोनों।
चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है आपका सर्वप्रथम 12 जनवरी 1946 को आरबीआई गवर्नर, यानी कि आरबीआई गवर्नर जो है, ये आरबीआई गवर्नर जो आपका सीडी देशमुख, यह प्रथम गवर्नर है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख है। 12 जनवरी 1946 को ब्रिटिश शासन में 500, 1000 और 10,000 के नोट को बंद किया गया था। यानी कि सर्वप्रथम 12 जनवरी 1946 को ब्रिटिश शासन के दौरान, यानी कि उस समय तो ब्रिटिश का शासन था, तो उस समय 500 का नोट और 1000 का नोट और 10,000 का नोट जो है उसको क्या बंद कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। और उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ नीचे क्या है। चलिए ठीक से देख लेते हैं फिर से। यानी कि सर्वप्रथम 12 जनवरी 1946 को ब्रिटिश शासन के समय 500, 1000 और 10,000 के नोट को बंद कर दिया गया था, और जिसे 1954 में पुनः शुरू किया गया। 1954 में पुनः शुरू किया गया, यानी कि 1946 में बंद कर दिया गया था और 1954 में पुनः शुरू किया गया। चलिए अगला पॉइंट है आपका। अगला पॉइंट है आपका दूसरी बार 16 जनवरी 1978 को आरबीआई गवर्नर आईजी पटेल, यानी कि उस समय के गवर्नर कौन थे, तो आईजी पटेल थे, मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार द्वारा 1000, 5000 तथा 10,000 के नोट बंद किए गए थे। यानी कि आपका 16 जनवरी 1978 को 3 बार विमुद्रीकरण हुआ, जिसमें एक बार हुआ आपका 1946 में, और उसके बाद आपका दूसरा बार कब हुआ, 16 जनवरी 1978 को हुआ। उस समय आपका आरबीआई के गवर्नर आईजी पटेल थे और मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे। तो उस समय आपका 1000 का, 5000 का और 10,000 के नोट को बंद कर दिया गया था। जो 1954 में चालू किया गया था उसे फिर बंद कर दिया गया। अगला पॉइंट है आपका वर्ष 1987 में पुनः 500 रुपये के नोट प्रचलित किया गया। यानी कि 500 का नोट जो बंद कर दिया गया था 1987 में, फिर से उसे चालू किया गया, तथा वर्ष 2000 में 1000 रुपये के नोट को पुनः प्रचलित किया गया। यानी कि आपका 1978 में जो बंद कर दिया गया था उसे 1987 में आपका 500 रुपये का नोट और 2000 ईस्वी में आपका 1000 का नोट फिर से चालू किया गया। और तीसरी बार जो आपका हुआ था विमुद्रीकरण, यानी कि टोटल 3 बार विमुद्रीकरण हुआ, तो 2 बार आपका हो गया। एक बार 1946 में हो गया, यानी कि सब ध्यान में रख के चलिएगा, भूलिएगा नहीं कुछ भी। 1946 में हो गया पहली बार, उसके बाद 1978 में हो गया आपका, 1978 में हो गया, और तीसरा जो होगा आपका 8 नवंबर 2016 को होगा, 8 नवंबर 2016 को होगा। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, यानी कि अभी तक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उस समय भी नरेंद्र मोदी थे। और 500 तथा 1000 रुपये के नोट का विमुद्रीकरण किया गया। 500 और 1000 को विमुद्रीकरण किया गया। यानी कि तीसरी बार जब हुआ तो उसमें 500 के नोट और 100 के नोट, 500 के नोट और 1000 के नोट, 500 और 1000 के नोट को विमुद्रीकरण किया गया, तथा सरकार ने इसके बदले में 500 और 2000 के नोट, 500 और 2000 के नोट नए नोट जारी किए। 500 और 2000 के नोट नए नोट जारी किए। अगला पॉइंट है आपका 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो उर्जित पटेल। यानी कि 8 नवंबर 2016 को आपका विमुद्रीकरण का, यानी कि तीसरा विमुद्रीकरण किया गया था। उस समय गवर्नर कौन थे, तो उर्जित पटेल, और प्रधानमंत्री कौन थे, तो नरेंद्र मोदी। अगला पॉइंट है आपका 30 जून 2011 को 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा और 25 पैसा के सिक्के बंद किए गए थे। 30 जून 2011 को आपका 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा और 25 पैसा तक सभी सिक्के को बंद कर दिया गया। अगला पॉइंट है विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा। विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा, यह कथन किसका था, यानी कि यह आदर्श वाक्य किसका था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था। यानी कि उस समय जो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उन्हीं का यह क्या था, आपका आदर्श वाक्य था। अगला पॉइंट है आपका 2000 रुपये के नोट भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड कहाँ पर है, तो ये आपका मैसूर कर्नाटक में है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्रणाली लिमिटेड कहाँ है, आपका मैसूर कर्नाटक में। यानी कि 2000 का नोट जो है आपका 2000 का नोट, यह तीसरी बार जो विमुद्रीकरण हुआ आपका 2016 में, तो इसमें आपका 2000 का नोट जो चला वह कहाँ पर छपता है, तो ये आपका मैसूर कर्नाटक में, कर्नाटक के मैसूर में। अगला पॉइंट है आपका
1944 में रिजर्व बैंक ने नोटों में पहली बार सुरक्षा धागा एवं वाटर मार्क का प्रयोग किया। सुरक्षा धागा और वाटर मार्क का पहली बार नोटों में प्रयोग किया गया कब? 1944 में। 1944 में रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है आपका कि वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत का पहला नोट 1 रुपये के मुद्रा में छापा गया था। 1949 में स्वतंत्र भारत का पहला नोट जो है आपका कितने रुपए का था? तो 1 रुपये का था। 1 रुपये मुद्रे का छापा गया था। अगला पॉइंट आपका 10,000 रुपये के नोट को सर्वप्रथम 1938 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रचलित किया गया था। 10,000 का नोट जो है प्रचलित किया गया था कब? 1938 में। 1938 में प्रचलित किया गया था। 1938 में रिजर्व बैंक के द्वारा प्रचलित किया गया था। अगला पॉइंट है आपका 2,000 रुपये का पहला नोट वर्ष 2016 में जारी किया गया था। 2,000 का पहला नोट कब जारी किया गया था? तो 2016 में जारी किया गया था। और यह छपता कहाँ पर है? 2,000 का नोट जो है आपका कहाँ पर छपा था? तो आपका मैसूर कर्नाटक में छपा था। मैसूर कर्नाटक में छपा था। अगला पॉइंट है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत आरबीआई सिर्फ 10,000 रुपये तक के नोट तथा 1,000 रुपये मूल्य वर्ग तक के सिक्के जारी कर सकता है। यानी कि रिजर्व बैंक का जो एक्ट है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के आधार पर आरबीआई के द्वारा जो आपका नोट छापने का जो आरबीआई का जो लिमिट है वो कितना है आपका? 10,000 तक का। 10,000 तक का नोट छाप सकता है अधिकतम, और 1,000 रुपये के सिक्के को अधिकतम छाप सकता है आरबीआई। चलिए आपका लास्ट पॉइंट है आपका, और इसके बाद आपका टेस्ट पेपर चलेगा और उसमें आपका लगभग कितना प्रश्न है आपका? 40 के आसपास प्रश्न है। 40-45 के आसपास प्रश्न होगा और वो सभी आपका इसी से रहेगा। तो आपका 1 नंबर रिवीजन हो जाएगा और आप लोग भी बना पाइएगा अच्छे से। देख लीजिएगा ये वाला प्रश्न आपका लास्ट है आपका पॉइंट ये वाला। विमुद्रीकरण पर प्रस्ताव स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? यानी कि विमुद्रीकरण जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसको स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंसर इसका आपका होगा छत्तीसगढ़ होगा। छत्तीसगढ़ इसे सबसे पहले स्वीकार किया था। चलिए ये आपका लास्ट पॉइंट था और इसका अब हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आपका एक ही क्लास में अगर करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो एक क्लास में नहीं करेंगे। आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आपका दूसरे क्लास में रहेगा ताकि कम समय में आप देख सकते हैं। चलिए धन्यवाद।